नमस्कार बच्चों, मैं स्वाति चंद्रावत आपकी ड्राइंग टीचर। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 का पाठ 7 घनवाद, अति यथार्थवाद तथा अमूर्त कला पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस पाठ को हम शुरू करने से पहले इसका जो शीर्षक है इसे अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे इस शीर्षक में पहला शब्द दिया गया है घनवाद। घनवाद क्या होता है? बच्चों, यह घनवाद, अति यथार्थवाद और अमूर्त कलाएं पाश्चात्य कला से संबंधित है। 19वीं शताब्दी के समय में पाश्चात्य देशों में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं चल रही थी और इन्हीं विचारधाराओं पर आधारित कलाकार अपने चित्रकर अर्थात चित्रों का निर्माण कर रहे थे। विभिन्न कलाकार अलग अलग विचारधाराओं को मानते थे और उन्हीं के आधार पर कुछ नया करना चाहते थे। इन्हीं में एक विचारधारा थी बच्चों, घनवाद। यह जो घनवाद है, जैसा कि इसका पहला ही शब्द है घन, अर्थात छोटे छोटे घन आकार के अंश। यहाँ पर भी ऐसे ही जो चित्रकार थे वे छोटे छोटे रंगीन बिंदुओं को मिलाकर या छोटे रंगीन घनों को मिलाकर चित्राकृतियों का या मूर्तियों का निर्माण किया करते थे। अतः हमारे इस घनवाद में भी कलाकार छोटे आकार के छोटे छोटे रंगीन बिंदुओं और घनों के आकार के संयोजन से चित्राकृतियों का निर्माण करते हैं। दूसरा है बच्चों अति यथार्थवाद। यह जो अति यथार्थवाद है बच्चों, यह कल्पना पर आधारित है, अर्थात मनुष्य की कल्पनाओं को चित्रों के आधार पर साकार रूप देना, स्पष्ट करना, यही इस अति यथार्थवाद का उद्देश्य था। तीसरा है बच्चों हमारा अमूर्तवाद। अमूर्तवाद में अमूर्त जो विचार हैं, स्वरूप है, उसको आकार देना, साकार करना, यही हमारी अमूर्तवादी कला में है। क्योंकि हमारे अंतर्मन की जो भावनाएं होती हैं वह हम कई बार ऐसा होता है हम उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर पाते, शब्दों का रूप नहीं दे पाते। अतः ऐसी ही भावनाओं को, ऐसे ही विचारों को हम एक अलग तरीके से, अलग माध्यम से जब हम चित्रों में उकेरते हैं तो उसे अमूर्तवादी कला कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला हमारा विषय है बच्चों घनवाद। बच्चों, ये जो घनवाद है यह 1907 में अस्तित्व में आया और 1920 तक चला। यह जो घनवाद था चित्रकला और मूर्तिकला दोनों ही से ही संबंधित एक विचारधारा है। इसका जन्म पेरिस में हुआ था बच्चों, और पॉल सेजान नाम के जो पाश्चात्य कलाकार थे, ये अपने समय के बड़े ही प्रसिद्ध कलाकार थे। पॉल सेजान इस घनवाद के जनक माने जाते हैं। इन्हें इस आधुनिकतावाद का पुरोगामी जनक कलाकार भी कहा जाता है। यह जो घनवाद है बच्चों, जैसा कि आपको बताया था अभी अभी, छोटे छोटे रंगीन अंशों, बिंदुओं या घनों के संयोजन से चित्र का इसमें निर्माण किया जाता है। यह जो घनवाद है बच्चों, ये आकार प्रधान कला है, अर्थात इसमें आकार को, रूप को ज्यादा महत्व दिया जाता है बजाय भावनाओं के। इसमें भावनाओं को कम महत्व मिलता है। इस घनवाद के कलाकारों में पिकासो, ब्राक, लेजे बहुत ही प्रसिद्ध घनवादी कलाकार थे। इसके अतिरिक्त दूसरे बिंदु पर आते हैं बच्चों हम। दूसरा है हमारा अति यथार्थवाद। यह जो अति यथार्थवाद था बच्चों 1924 से 1955 के मध्य उत्पन्न हुआ और अपने विकास के चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था। यह जो अति यथार्थवाद है बच्चों, इसमें अचेतन मन की कल्पनाओं का चित्रण किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बच्चों, हमारे मन में बहुत से ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं होती हैं जिन्हें हम शब्दों का रूप नहीं दे पाते या हम उन्हें किसी के सामने बता नहीं पाते, कुछ उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही अचेतन मन की अमूर्त भावनाओं को रूप और साकार करने हेतु यह अति यथार्थवाद प्रयुक्त किया गया था। इसमें इसके शब्द से ही जैसा समझ में आता है बच्चों, अति यथार्थ अर्थात वास्तविक, इस यथार्थ जीवन की वस्तुओं को काल्पनिक स्वरूप में अभिव्यक्त करना इस अति यथार्थवाद के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यह जो अति यथार्थवाद है बच्चों, जॉर्जियो डे चिरिकी और साल्वेदार डॉली इसके बहुत ही प्रमुख प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला है हमारा अमूर्त कला। यह जो अमूर्त कला है बच्चों, इसकी प्रतिनिधिकर्ता चित्रकारों में कॉन्डेंस्की, डेलारूने और मोंड्रियन प्रमुख कलाकार थे। इस अमूर्तवाद के अंतर्गत वस्तुओं के विचित्र रूप को साकार किया गया है। इसमें भी ज्यामितीय आकारों के सरलीकृत रूप को
प्रमुखता दी गई है। इसमें आकार प्रधान होने के कारण इस अमूर्तवाद में जो वस्तु है, आकार है, चित्र है, वह प्रेरित तो वास्तविक जगत से होता है, परंतु उसकी कल्पनाएं बड़ी ही विचित्र ढंग से इसमें प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें हमारी भावनाओं को व्यक्त तो किया जाता है, परंतु कलाकार द्वारा जब उसे स्पष्ट किया जाता है तभी वह हमें समझ में आती है। अर्थात यह कलाकार की भावनाओं से प्रेरित कला है। इसमें आकारों का जो यथार्थ स्वरूप है उसको महत्व नहीं दिया जाता बच्चों। यह जो अमूर्तवादी विचारों का अभिव्यक्ति का एक साधन बताया गया है। इन तीनों वादों से संबंधित जो प्रमुख चित्र हैं बच्चों, अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, जिससे कि हमें इन सभी तीनों विचारधाराओं, कलावादों के संबंध में जानकारी मिलेगी। पहला उदाहरण लेते हैं हम मैन विद वायलिन। मैन विद वायलिन चित्र है, यह कैनवास पर ऑयल पेंट से 1912 में बनाया गया चित्र है बच्चों। पाब्लो पिकासो का यह चित्र 100 गुणा 73 सेंटीमीटर है और वर्तमान में यह फिलाडेल्फिया के कला संग्रहालय में बच्चों सुरक्षित रखा गया है। यह है मैन विद वायलिन। मैन विद वायलिन के इस चित्र को देखें तो हम अगर इसे गौर से हम देखते हैं तो हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसने अपने हाथ में वायलिन नामक वाद्य यंत्र पकड़ रखा है। हल्की रंग योजना का बड़ी ही कोमलता से अंकित किया गया यह चित्र बड़ा ही प्रभावशाली और अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। इसमें जो पाब्लो पिकासो थे बच्चों, ये स्पेन के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार, दोनों ही धाराओं में काम करने वाले प्रसिद्ध कलाकार थे। ये अमूर्तवादी और प्रतीकवाद दोनों के ही पक्षधर थे, इनसे प्रभावित थे ये, और इन्हीं का प्रभाव हमें इनके चित्रों में भी कई बार नजर आता है। इन्होंने अपने जीवन काल के एक दशक में नीले रंग पर आधारित चित्रों का निर्माण किया और उसके अगले दशक में इन्होंने गुलाबी रंग पर आधारित बहुत सी कृतियों का निर्माण किया है। इसीलिए इनके उस समय को नीली कालावधि और गुलाबी कालावधि कहा गया था। मैन विद वायलिन का जो चित्र था बच्चों 1912 में पिकासो द्वारा बनाया गया घनवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे हमें पिकासो की जो विचारधारा है और उसकी कृतियों की जो गुणवत्ता है वो हमें इस चित्र को देखकर पता चलती है। इन्होंने अपने आकारों के घनों जैसे स्वरूप को पहचान कर ऐसे चित्रों का चित्र गढ़े हैं। इस मैन विद वायलिन में भी ज्यामितीय आकार के जो घन स्वरूप तत्व हैं वो निरूपित किए गए हैं और इन्हीं घनों के माध्यम से इन्होंने ये संपूर्ण चित्र बनाया है। इसमें हाथ में पकड़े वायलिन पकड़े मानव का चित्र किया गया है जिसमें कि हरे और भूरे रंग का प्रयोग है। गुएर्निका नामक कृति इनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती है। अगला चित्र लेते हैं बच्चों हम परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। यह परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी ऑयल पेंट से कैनवास पर बनाया गया चित्र है। 1931 में बना यह चित्र 9.5 गुणा 13 इंच का है। साल्वादोर डाली का बना हुआ यह चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है और वर्तमान में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में बच्चों सुरक्षित रखा गया है। इस चित्र को देखकर हम इस साल्वादोर डाली कलाकार की कलात्मकता के संबंध में अंदाजा लगाते हैं कि कैसे इन्होंने इस अति यथार्थवाद को अपने इस चित्र में बड़ी सफलता से बनाया है। कैसे अपनी मन की भावनाओं को यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है। मनोविज्ञान के आधार को लेकर यह जो अति यथार्थवाद चला था वह उसी का प्रभाव हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है। युद्ध के बाद की जो विभीषिका है उसका प्रभाव है, मानव जीवन पर उसका असर है, वह सब हमें यहाँ पर साल्वादोर डाली ने दिखाने की कोशिश की है अपने कुछ प्रतीक तत्वों के माध्यम से, जैसे घड़ी, जैसे ये सूखा पेड़, यह सूखी भूमि, इन सब के माध्यम से उन्होंने उस युद्ध की विभीषिका और उसके बाद के दृश्य को यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया था। ये जो साल्वादोर डाली थे बच्चों, ये स्पेन के अति यथार्थवादी चित्रकार भी थे और ये लेखक और फिल्मकार भी थे। इन्होंने अपने इन चित्रों में बेतुके, विचित्र से बेतरतीब तत्वों का प्रयोग किया था, जैसा कि अभी हमने इस चित्र में देखा था। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के अंतर्गत भी हमें यही बताया गया। बेतरतीब तरीके से घड़ियां फैली हुई थी और उनका आकार भी बड़ा ही बहता हुआ सा बेतरतीब लग रहा था।
विचित्र सा लग रहा था। ऐसा ही इनका ये एक दृश्य उन्होंने अंकित किया था। यह जो कृति थी बच्चों, इसमें भी यही बात बताई गई, बेतुकी और विचित्र विषय वस्तुओं का चित्रण इसमें किया है। ऐसे ही परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी भी अति यथार्थवाद का एक प्रतिनिधि चित्र है, जिससे हमें अति यथार्थवाद के संबंध में जो सटीक जानकारी है वह मिलती है। दूसरा, इन्होंने इस चित्र में युद्ध के बाद के दृश्य को प्रतीकों के साथ बताया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि कैसे घड़ी और सूखे पेड़ के माध्यम से उन्होंने अपने अंतर्मन की भावनाएं इस चित्र में अभिव्यक्त करने की कोशिश की थी। इसमें बेतरतीब घड़ियां भूदृश्य बनाया गया है। इनका साल्वादोर डाली के कुछ महत्वपूर्ण कृतियों में बच्चों विला वेटेन, लार्ज हरक्यूलिन, स्मॉल बॉटल ऑफ रम, हनी इज स्वीटर देन ब्लड, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। अगला उदाहरण लेते हैं हम, ब्लैक लाइंस। यह जो ब्लैक लाइंस का चित्र है बच्चों, ये वेसिली कॉन्डेंस्की द्वारा 1913 में बनाया गया चित्र है। यह कैनवास पर ऑयल पेंट से बनाया गया है और यह 4 फीट 3 इंच गुणा 4 फीट 3 इंच का है। वर्तमान में यह चित्र बच्चों सोलोमन आर गुहिनम म्यूजियम न्यूयॉर्क में सुरक्षित रखा गया है। यह चित्र है ब्लैक लाइंस। इस चित्र में बच्चों रंगीन धब्बे लगाए गए और उन रंगीन धब्बों के ऊपर हमें कुछ ब्लैक लिखावट सी, शाही सी रेखाएं यहाँ पर नजर आती हैं। यह अमूर्तवाद का एक उदाहरण है। इस अमूर्तवादी चित्र में जब कलाकार कुछ व्यक्त करता है तभी हमें समझ में आता है, लेकिन इस कलाकार की कलात्मकता, आकारों का रूप, रंगों का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कला की दृष्टि से। इसमें बच्चों वेस्लिन कॉन्डेंस्की बच्चों रूस में जन्मे एक प्रसिद्ध अमूर्तवादी कलाकार थे। इन्होंने इस कला का, अमूर्तवादी कला के जन्मदाताओं में इनको गिना जाता है। ब्लैक लाइंस इन्होंने 1913 में बनाया और उस समय की यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसमें इन्होंने रंगीन धब्बों पर भारतीय शाही से खींचा गया एक शुद्ध लेख है, अर्थात उस पर लाइन खींची हुई है, मानो कंकाल से कुछ उस पर उन्होंने बना दिए हों। इसके अतिरिक्त कॉन्डेंस्की रेखा, आकार, रंगों के अपने ही अर्थ रखने वाले कलाकार माने जाते हैं, अर्थात ये अपने चित्रों में रंगों, रेखाओं और आकारों को अपने ही निराले तरीके से प्रयुक्त करते हैं। यह थी हमारी अमूर्तवादी कला के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार वेसिली कॉन्डेंस्की। यह पाठ हमारा बच्चों यहीं खत्म होता है। धन्यवाद। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।